Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया है। आज हम लोग मशीन चैप्टर 3 जो मशीन है आपका उसको हम स्टार्ट करेंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ने में हम कुछ जो चैप्टर है हमारा उसको कुछ क्वेश्चंस में हमने डिवाइड किया हुआ है और उन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करते करते हम अपने चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल मशीन। मशीन का मतलब क्या? तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग जितने इंस्ट्रूमेंट अपने चारों तरफ यूज करते हैं अपने लिए, वो सभी किसी न किसी फॉर्म ऑफ मशीन है जो हमारे किसी वर्क को ईजिली कर देते हैं, स्विफ्टली कर देते हैं और या हमारे एफर्ट को कम कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमको एफर्ट कम करना पड़े, हमारे कम एफर्ट से उस मशीन पे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसमें कोई काम जल्दी हो जाए, स्विफ्टली वर्क हो जाए, या किसी हैवी फोर्स की रिक्वायरमेंट को हम बहुत लाइटर फोर्स की अवेलेबिलिटी से फुलफिल कर दें। तो इस तरह से एक बेसिक डिफिनेशन निकल के आती है मशीन की, वो ये है कि a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in the speed। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी इंस्ट्रूमेंट पे हम कोई फोर्स लगा सकते हैं और जो लार्ज वहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी हैवी बॉडी को लिफ्ट करना है, तो जिस हैवी बॉडी को लिफ्ट करना है वो हो गया आपका लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, और जो आप फोर्स लगा के उसको लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो गया बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स। और कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब हो गया कि किसी बॉडी को यदि कहीं से उठाना है या किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई वर्क करना है, तो जो आप फोर्स लगाना चाहते हैं या जो फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट है वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप फोर्स लगा नहीं सकते, लेकिन आप अपने किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, मशीन की हेल्प से किसी डिजायर्ड पॉइंट पर आप फोर्स को अप्लाई करेंगे और उसका इफेक्ट उस पॉइंट पर हो जाएगा जहां पर उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पर फोर्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से हैवी लोड को लेस एफर्ट से, लेस फोर्स से और कन्वीनियंट पॉइंट पर हम अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिजायर्ड स्पीड को भी गेन कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अ मशीन इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स एट ए कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन, और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन द स्पीड। तो जितनी भी बातें हैं इनको लेते हुए सपोज कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज ये आपका कोई व्हील बैरो है जिसमें आप यहाँ पर कोई भी सामान आप रखते हैं और इसको आप कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या ये एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जमीन में आप डिगिंग करते हैं और सॉइल को या आपका कोई बिल्डिंग मटेरियल होता है उसको आप लिफ्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो इसमें आप डिफरेंट प्लेसेस पर अपनी डिजायर्ड पोजिशन के हिसाब से आप फोर्स को अप्लाई करते हैं, लोड को लिफ्ट करते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्सेस। ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आपके इस व्हील बैरो में रखा हुआ है उसको आप कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो आप डिजायर्ड फोर्स लगाते हैं किसी अपनी कन्वीनियंट पॉइंट पर और अपने लेस एफर्ट से बॉडी को आसानी से मूव कर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बॉडी को लिफ्ट करना है और ये बॉडी हैवी है, तो इसको लिफ्ट करने के लिए हम इस पुली सिस्टम का यूज कर रहे हैं और बॉडी को लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगाना होता है ऊपर, लेकिन हमको फोर्स ऊपर की ओर लगाते समय हमारे अपने बॉडी वेट का कोई फायदा नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पुली का यूज करके हमने इसका सिस्टम ऐसे बना दिया कि हम वेट जो है नीचे की ओर लगा रहे हैं, यानी फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं और बॉडी लिफ्ट हो रही है ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमने बॉडी पर अपने सिस्टम की वजह से इस प्रकार का चेंज कर लिया कि जो डिजायर्ड फोर्स है ऊपर की ओर वो हम नीचे की ओर लगा करके फोर्स उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, कि हम फोर्स नीचे लगा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है फाइनली वो ऊपर की ओर लग रहा है। तो हमारा जो डिजायर्ड वर्क है वो हो जा रहा है और इस तरह से हम अपने बॉडी के वेट को भी
नीचे की ओर लगा करके यूज कर पा रहे हैं। तो इस पुली सिस्टम से हमने चेंज इन डायरेक्शन का हेल्प ले ली कि फोर्स की वैल्यू लगानी है ऊपर की ओर, लेकिन इस सिस्टम से हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर और हमारा जो इफेक्ट हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका चेंजिंग इन डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही कुछ और ले सकते हैं, जैसे एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी नेल यहाँ पर है, उसको आप आउट कर इससे निकाल रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आप इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये आपका लोड हो गया, ये आपका एफर्ट हो गया। एफर्ट आप कम लगाएंगे, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आराम से आप उस नेल को बाहर निकाल पाएंगे। ऐसे ही आप जब साइकिलिंग करते हैं तो व्हील आप ये वाला घुमाना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर तो फोर्स लगाना मुश्किल है, तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट की यूज किया चेन के द्वारा। अब आप फोर्स इस पैडल पे लगा रहे हैं, जबकि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स शिफ्ट हो जा रहा है आपके व्हील पे। तो इस तरह से आप अपनी कन्वीनियंट पॉइंट के हिसाब से स्मॉल फोर्स को लगा करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कोई स्पीड जो है गेन करा पा रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीजें आपकी इन इंस्ट्रूमेंट्स में आपने अप्लाई होते हुए देखी कि मशीन इज डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, यानी हैवी वेट को आप अपने स्मॉल फोर्स से लिफ्ट कर सकते हैं एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स एट कन्वीनियंट पॉइंट। अब हमें उठाना तो इस बॉडी को है, लेकिन फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इस तरह से बॉडी की उस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया जहां पर हमको फोर्स लगाना है। ऐसे यहाँ पर घुमाना हमको व्हील को था, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं पैडल पे। तो इस चेन और इस गियर की हेल्प से हमने जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसको अपनी डिजायर्ड पोजीशन के हिसाब से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और साथ साथ आपने इसमें कुछ स्पीड भी गेन कर ली। तो ये आपका कुछ डेफिनेशन और उससे कुछ एग्जांपल्स हो गए कि व्हाट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। नेक्स्ट है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। एक आइडियल मशीन क्या हो सकती है? तो आइडियल मशीन तो वो होगी जिसमें हम जितना वर्क करें, जितनी एनर्जी हम दें, उतनी एनर्जी पूरी की पूरी वो ट्रांसफर कर दे। तो उसको हम आइडियल मशीन कह सकते हैं कि जितना हम इनपुट करें उतना ही वो वर्क भी कर दे। ठीक है, तो उसको हम लोग आइडियल मशीन कहेंगे। और ये तभी पॉसिबल है कि जो मशीन होगी उसका खुद का मास बहुत निग्लिजिबल हो, क्योंकि यदि खुद का मास होगा तो हमारा एफर्ट कुछ ना कुछ उसके मास को ही वर्क करने में यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि हम पुली की बात करें तो पुली यदि अपने आप में हैवी होगी तो हमारे वेट के साथ साथ हमको इस पुली को भी लिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आइडियल तो तब होगी कि जो हमारी पुली है या जो हमारी रोप है, इनके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, इनके अंदर कोई मास नहीं हो, तो उससे हमको जो भी फोर्स लगाना होगा वो केवल अपनी डिजायर्ड बॉडी के लिफ्ट करने के लिए लगाना होगा। अदरवाइज इसका खुद का वेट होगा तो हमें अपना फोर्स इस पुली को भी लिफ्ट करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुली के साथ ही हमारी बॉडी भी लिफ्ट होगी। तो इस प्रकार से जो आइडियल मशीन होने के लिए जरूरी ये है कि जो मशीन हो उसके खुद के कंपोनेंट जो हो, उन कंपोनेंट्स का खुद का वेट नेग्लिजिबल हो और साथ साथ वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो। और इससे जो हमारी डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या है कि जितना हम इनपुट करेंगे वर्क या जितनी एनर्जी हम इनपुट करेंगे वो पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारे आउटपुट वर्क में। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। और ऐसी मशीन की जो इफिशियंसी होती है उसको हम कहते हैं 100% इफिशियंसी, यानी जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी पूरी एनर्जी हमारी डिजायर्ड रिजल्ट में यूज हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेफिनेशन हो जाएगी, एन आइडियल मशीन इज ए मशीन whose parts are weightless and frictionless so that there is no dissipation of energy। कोई भी एनर्जी हमारी वेस्टेज नहीं जाएगी। in any manner its efficiency is 100%, i.e. the work output is equal to work input, यानी जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी पूरी एनर्जी हमारे डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। और वो तभी होगा जब फॉलोइंग कंडीशंस भी अप्लाई होंगी कि मशीन का खुद भी वेट ना हो और वहां पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं हो। तो ये तो हो गया आइडियल कॉन्सेप्ट। लेकिन इन प्रिंसिपल जितनी भी मशीन्स होती हैं वो बिना मास और बिना फ्रिक्शन के नहीं हो सकती, इसलिए आइडियल कंडीशन तो ये है। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन ये होगी कि हमारी कोई भी मशीन आपकी 100% इफिशियंट नहीं हो सकती। ओके, तो फिलहाल तो इसका आंसर ये हो गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
स्टेट 4 वेज इन विच मशीन्स आर यूजफुल टू अस। कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें कोई मशीन हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। ओके, तो फिलहाल हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, उन्हीं को हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे कि मशीन का यूज कहां पर हो सकता है। इन लिफ्टिंग ए हैवी लोड बाय अप्लाइंग ए लेस एफर्ट। जैसे यहाँ पर ये एक हैवी लोड है, वो अंदर फंसा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको आसानी से आप बाहर निकाल पा रहे हैं। तो इट इज लाइक अप्लाइंग ए लेस एफर्ट टू लिफ्ट ए हैवी लोड। या किसी मशीन के पुली के द्वारा आप जो हैवी लोड है उसको आप लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की ओर। इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे कि साइकिल में हमने देखा था कि हमें घुमाना तो व्हील है, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं अपने पैडल पे। तो इस तरह से हमने जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, हमको व्हील घुमाना था तो व्हील पे फोर्स लगाना था, लेकिन हमने अपनी मशीन की हेल्प से हम फोर्स लगा रहे हैं अपने पैडल्स पे, और उस पैडल से चेन की हेल्प से हमारा फोर्स ट्रांसफर हो जा रहा है हमारी व्हील को। तो इस मशीन का एक यूज हो गया कि इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। फिर है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। यहां पर क्या कर रहे हैं, बॉडी पर वेट हमें ऊपर क्यों लगाना है, लेकिन हमने इस मशीन की हेल्प से जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर कर ली कि इस रोप को हम नीचे की ओर पुल करेंगे तो हमारी बॉडी ऊपर की ओर आपकी लिफ्ट कर जाएगी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो ऊपर की ओर लिफ्ट करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन नीचे की ओर पुल करना आसान था। तो इस तरह से आपने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जो आपके लिए कन्वीनियंट था। फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, उसके लिए जैसे सीजर का यूज कर सकते हैं। तो सीजर क्या है, सीजर में आप इस तरफ के जो हैंड है आपकी, जो इस पॉइंट से इस तरफ के जो हैंड है वो स्मॉलर है और इस तरफ के हैंड लार्जर है। तो इधर आप थोड़ा सा इसको मूवमेंट करेंगे तो इस तरफ का मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आपने इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपके जो हैंडल का मूवमेंट हो रहा है वो छोटा हो रहा है, लेकिन आपकी ब्लेड्स का साइज बड़ा होने की वजह से उसका मूवमेंट ज्यादा हो जा रहा है। तो इसकी स्पीड ज्यादा है इस तरफ की एजेस की, जबकि इस तरफ की स्पीड कम है। तो इस प्रकार से क्लॉथ को या किसी भी चीज को आप तेजी के साथ काट लेते हैं या कट कर लेते हैं। तो ये आपके कुछ यूजफुल वेव्स हो गए जहां पर हम मशीन्स को यूज कर सकते हैं और जिनके अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। ठीक है, तो फर्स्ट का एग्जाम्पल ये हो गया और ये भी हो सकता है। सेकंड का एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड का एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि घुमाना हमको व्हील है लेकिन फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं। और फोर्थ का एग्जाम्पल आपकी सीजर हो गई कि हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन योर एफर्ट कैन मेक ए लार्ज डिस्प्लेसमेंट इन योर लोड। तो ये आपका कुछ आंसर हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेम ए मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज। इनके लिए आप कुछ मशीन्स के नेम बताइए जहां पर मल्टीप्लाई ऑफ द फोर्स हो रहा हो, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स हो रहा हो, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, एंड टू ऑब्टेन द गेन इन स्पीड हो रहा हो। तो ये चारों ही क्वेश्चन, ये चारों ही आंसर अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में शामिल थे। तो वो क्या थे, टू मल्टीप्लाई फोर्स ए जैक इज यूज टू लिफ्ट ए कार। एक कार को लिफ्ट करने के लिए जैक का भी यूज कर सकते हैं, और जैसे वहां पर कोई नेल थी जो कहीं पर स्टिक थी उसको निकालने के लिए भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे थे। फिर दूसरा यूज हो सकता है चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये भी आपने देखा कि व्हील में आप घुमाना आपको व्हील को है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपने चेंज कर दिया। इसी तरह से थर्ड क्या हो सकता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या, वही पुली वाला सिस्टम ले सकते हैं कि आपको लिफ्ट करना है ऊपर, लेकिन पुली की हेल्प से आप फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, तो आपने एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ऐसे ही आपको गेन इन स्पीड, तो गेन इन स्पीड के लिए भी आपको बता दिया कि सीजर में इस तरफ की स्पीड कम होती है, जबकि लॉन्ग ब्लेड्स होने की वजह से इधर की स्पीड आपकी ज्यादा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के भी वही आंसर्स ऑलमोस्ट हो गए जो आपके पिछले क्वेश्चंस में थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जैक इन लिफ्टिंग ए कार बाय इट। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी हैवी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए यानी फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी बॉडी आप हैवी उठाना चाह रहे हैं लेकिन एफर्ट आप कम लगाना चाह रहे हैं। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे एफर्ट को मल्टीप्लाई करके बड़े एफर्ट में बदला जा रहा है, जिससे कि हैवी लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जैक भी यही काम करता है। द पर्पस ऑफ जैक इज
मेक द एफर्ट लेस देन द लोड। जो लोड है उससे कंपेरेटिवली आपका जो एफर्ट है वो बहुत कम है। तो इस तरह से जो आपका फोर्स है वो मल्टीप्लाई होके बड़ा फोर्स बन जाता है और आपकी हैवी लोड को लिफ्ट कर देता है। सो द पर्पस ऑफ द जैक इज टू मेक द एफर्ट लेस देन द लोड सो दैट इट वर्क एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो जो आपका जैक है वो आपके फोर्स को कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर दे रहा है और आप हैवी लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन आइडियल मशीन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए प्रैक्टिकल मशीन। तो अभी हम लोगों ने पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि आइडियल मशीन की डेफिनेशन क्या है, कि आइडियल मशीन के लिए आपका जो मशीन हो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हों वो मासलेस हों, उनमें कोई मास नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो मशीन हो वो टोटल 100% इफिशियंट होनी चाहिए, मतलब जितनी आप उसको एनर्जी देंगे उतना ही वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी दूसरे वर्क में। तो इस तरह से जो हमारी डेफिनेशन हो गई आइडियल मशीन की वो तो हम वही सेम हो गई जो पहले लिखा था, और जो डिफरेंस हो गया प्रैक्टिकल मशीन में वो ये हो गया कि आइडियल मशीन का मतलब 100% इफिशियंसी, लेकिन प्रैक्टिकली में कोई भी मशीन आपकी 100% नहीं होती, हमेशा 100% से कम होती, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मास जरूर होगा और वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा, यानी जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उसका कुछ ना कुछ पार्ट वेस्टेज वहां पर होगा और वो मशीन हमारी 100% इफिशियंट नहीं होगी। आइडियल मशीन होने के लिए क्या जरूरी है, पार्ट्स आर वेटलेस और इलास्टिक और परफेक्टली स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो, जबकि एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन अवेलेबल रहता है। फ्रिक्शन को कम से कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं अपनी मशीन्स में, जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो, लेकिन उसको भी हम 100% रिमूव नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ना कुछ लॉस वहां पर फ्रिक्शन का जरूर होता है। वर्क आउटपुट ऑफ सच ए मशीन इज इक्वल टू वर्क इनपुट, यानी आइडियल मशीन में जितना हम इनपुट करेंगे वर्क में वो टोटल का टोटल कन्वर्ट होना चाहिए आउटपुट में, वो भी नहीं होता। तो वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द वर्क इनपुट। तो इस प्रकार से आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन में ये आपका डिफरेंस है, जो ऐसे चार्ट के रूप में आपने यहां पर लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज। मशीन में अब ये पहला टर्म यूज कर रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मैकेनिकल आपका जो सिस्टम है, मैकेनिक जो आपकी मशीन है उसे किस प्रकार का एडवांटेज आपकी मशीन के द्वारा मिल रहा है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यहाँ पर है कि सपोज जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं और वो फोर्स जो जनरेट कर रहा है वो कितना जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, कि हमने लगाया तो 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन मशीन की वजह से वो 10 न्यूटन का फोर्स कन्वर्ट हो गया 20 न्यूटन में। तो इस तरह से हमारा एफर्ट और जो लोड है, तो लोड और एफर्ट के रेशियो को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस तरह से द रेशियो ऑफ द लोड टू एफर्ट, लोड का मतलब किसको आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपका कौन सा रेजिस्टिव फोर्स है जिसको आपको ओवरकम करना है, यानी जिसके अगेंस्ट आपको काम करना है, वो कितना है और आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, उसका जो रेशियो है वो क्या है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे लोड क्या है, तो लोड आपका जैसे यहाँ पर आप किसी प्लैंक के द्वारा किसी लोड को या किसी हैवी स्टोन को आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आपका हैवी रेजिस्टेंस, यानी जिसको आपको ओवरकम करना है, इसको आपको लिफ्ट करना, तो ये लोड हो गया। और इसको आप इस प्लैंक की हेल्प से इसको लिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आपका एफर्ट। तो लोड और एफर्ट का जो रेशियो है वो कहलाता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन हो गई लोड अपॉन एफर्ट। अब यदि आपका लोड ज्यादा है और आपको एफर्ट कम करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। कब, जब आप हैवी लोड लेस एफर्ट से उठा रहे हो। सपोज लोड है आपका 100 kg और आप एफर्ट कर रहे हो 50 kg, तो 100 अपॉन 50 क्या आ गया, 2 आ गया, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। और यहीं पर आपको लोड आप उठा रहे हो 50 kg और एफर्ट लगा रहे हो 100 kg, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 50 kg का लोड है और एफर्ट लगा रहे हो आप 100 kg का, तो 50 अपॉन 100 यानी 0.5, तो 1 से मैकेनिकल एडवांटेज कम हो गया। तो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है और 1 के इक्वल भी होता है।
तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारा है वो उतना ही है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड कितना है और आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं उसके रेशियो को। अब लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है, और फोर्स का रेशियो निकाल लेंगे तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट। तो इसका आंसर ये हो गया, और इस आंसर को यूज करने में जो लोड और एफर्ट को हमने यूज किया है उसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या चीज लोड है और क्या चीज आपकी एफर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, when does a machine act as a force multiplier, a speed multiplier? Can a machine act as a force multiplier and a speed multiplier simultaneously? कब किस कंडीशन में किस तरह से कोई मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई करके यूज में आती है, कब कौन सी मशीन स्पीड को मल्टीप्लाई कर पाती है, क्या कोई मशीन ऐसी हो सकती है जो दोनों काम कर दे, मशीन फोर्स भी मल्टीप्लाई कर दे और वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर दे या स्पीड भी वहां पर मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए इसके लिए वापस हम अपने मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन पे जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब आपका लोड ज्यादा है, एफर्ट कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका एक से ज्यादा आ जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि आप लेस एफर्ट से हैवी लोड को आप अपने डिजायर्ड कंडीशन में यूज कर पा रहे हैं या लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फोर्स मल्टीप्लाई, कब, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होता है, जैसे यहां पर, ठीक है, लोड हैवी है और एफर्ट आप कम लगा रहे हैं, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हैवी लोड और लेस एफर्ट का यूज कर रहे हैं, तो आपके मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो जा रही है ग्रेटर देन 1। और ऐसे केसेस की जो मशीनें होती हैं वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एफर्ट कम है और मशीन ने उस एफर्ट को इंक्रीज करके हैवी लोड को लिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। जो पुलिस हैं वो भी इसी में आती हैं, आप पुलिस के द्वारा बहुत कम एफर्ट से बहुत हैवी बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं, तो वहां भी एफर्ट कम कर रहे हैं लेकिन बॉडी लिफ्ट हो रही है हैवी, तो वहां भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, लोड हैवी है, एफर्ट कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब वहां फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो फोर्स मल्टीप्लायर है उस मशीन के लिए जरूरी है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ऐसे ही मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो ये होता है आपका वेलोसिटी मल्टीप्लायर, जहां पर लोड आपका जो होता है वो कम होता है जबकि एफर्ट आपका ज्यादा होता है। तो वो ऐसा केस है जैसे ये है कि आप कोई हैवी जो आप जो डिग करते हैं, जो डिग करके आप जो सॉइल को डिग आउट करते हैं या किसी बिल्डिंग मटेरियल सामान को आप अपने इंस्ट्रूमेंट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस से फेंकते हैं, तो वहां पर लोड तो कम है लेकिन आप हैवी फोर्स अप्लाई करके, लोड से ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको आप ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर पा रहे हैं, तो वहां पर वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो रहा है, यानी फोर्स का इफेक्ट तो आपके लोड से ज्यादा है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो एफर्ट है वो लोड से ज्यादा है लेकिन उसमें वेलोसिटी आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि लोड कम है, एफर्ट ज्यादा है। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि वहां पर आप उसको वेलोसिटी दे पा रहे हैं, तो वो आपका वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है, कैन ए मशीन एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर एंड ए स्पीड मल्टीप्लायर? तो फोर्स मल्टीप्लायर के लिए लोड ज्यादा होना चाहिए, एफर्ट कम होना चाहिए, जबकि स्पीड मल्टीप्लायर के लिए लोड कम होना चाहिए, एफर्ट ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर पॉसिबल नहीं है कि लोड भी ज्यादा हो, एफर्ट कम हो, और एफर्ट भी ज्यादा हो, लोड भी कम हो, तो दोनों उल्टी चीजें एक साथ एक ही समय पर नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों काम एक साथ करे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक साथ में और डाल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू 1 तब होता है जब हम चेंज इन डायरेक्शन कर देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कई केसेस में जैसे कई सारी पुलिस लगा देंगे तो चेंज इन डायरेक्शन भी होगा, साथ साथ में हमारा एफर्ट लोड से बहुत कम होगा। लेकिन यदि सिंगल पुली लगाते हैं हम लोग, एक सिंगल पुली लगाया है और इस बॉडी को विड्थ ऊपर लिफ्ट करना था, तो यदि इस बॉडी को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के लिफ्ट करना हो तो जितना इसका लोड होगा उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप यदि एक पुली लगा देंगे तो पुली से क्या होगा
ये रोप इससे ऊपर होके जाएगी, तो अब आपको फोर्स तो उतना ही लगाना है जितना कि आप पहले लगा रहे थे, यानी कि जितना इसका वेट था। लेकिन आप पहले फोर्स आप ऊपर क्यों लगा रहे थे? इस पुली से फायदा ये हो गया कि अब उस फोर्स को आप नीचे की ओर लगा सकते हैं, लेकिन फोर्स अभी भी उतना ही लगाना पड़ रहा है जितना कि लोड है। यदि ये 100 kg का है तो आपको भी फोर्स 100 kg का लगाना पड़ रहा है, बस सिर्फ चेंज ये हो गया कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। बिना पुली के आपको ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ता बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, जबकि सिंगल पुली की हेल्प से अब आपको नीचे की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 है, लोड उतना ही है जितना कि आप एफर्ट लगा रहे हो, उस केस में केवल आप क्या हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन यहां पर आपका एफर्ट और जो लोड होगा वो इक्वल होगा इस कंडीशन में। यदि आप एक से ज्यादा पुली लगा देंगे तो वहां पर ये आपका चेंज हो जाएगा और वहां पर आपको लेस एफर्ट में ही हैवी लोड को उठा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो गए, और इसी के साथ हमने मैकेनिकल एडवांटेज की चीजों को भी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि जिन मशीनों पर हमारा लोड ज्यादा होता है और एफर्ट कम होता है, ठीक है, तो वहां पर वो मशीनों पर हम फोर्स मल्टीप्लायर का फॉर्म यूज करते हैं, यानी जो मशीन है वो एक तरह से फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है, लेस एफर्ट को हैवी लोड में यूज कर दे रही है। और जब हमारा एफर्ट ज्यादा होता है, लोड कम होता है, तो वहां पर हम वेलोसिटी गेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो का मतलब यही है कि आपके एफर्ट और आपके लोड की जो स्पीड है उनका रेशियो क्या है, यानी आप एफर्ट किस स्पीड से लगा रहे हो और लोड किस स्पीड से लिफ्ट हो रहा है, उनका जो रेशियो है वो कहलाएगा यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो। सो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। अब क्योंकि ये भी रेशियो है, दोनों ही वेलोसिटी है, ऊपर लोड की वेलोसिटी है, सॉरी ऊपर एफर्ट की वेलोसिटी, नीचे लोड की वेलोसिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का जो रेशियो हो जाएगा वो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी का रेशियो। अब ये एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पे एक प्लैंक का यूज कर रहे हैं इस हैवी बॉडी को लिफ्ट करने में, तो बॉडी तो हैवी है, आपका एफर्ट कम है, एफर्ट कम है, बॉडी हैवी है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो तो ग्रेटर देन वन है यहाँ पर। यदि आप मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड यहां ज्यादा है और एफर्ट आपका कम है, तो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। लोड की वैल्यू ज्यादा है एफर्ट से, लोड हैवी है एफर्ट से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, जब आप इसको मूव कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलेगा नीचे तक, और ये इसका जो लेंथ है ये बहुत कम है। इस कंपैरिजन में जो आपका जो लोड शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, लोड की हाइट बहुत कम शिफ्ट होगी, जबकि जो आपका एफर्ट होगा वो यहां तक हो जाएगा। तो जब इस प्लैंक को इस तरह से ऐसे करेंगे सीधे, तो जो लोड शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर वो बहुत कम हो रहा है, जबकि आपका एफर्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई यहाँ पर और लोड की वेलोसिटी कम है, क्योंकि एफर्ट को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ी, जबकि लोड को डिस्टेंस आपको कम करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो लेस देन वो भी ग्रेटर देन 1 हो गया, क्योंकि आपकी एफर्ट ज्यादा चल रहा है, यानी एफर्ट वेलोसिटी ज्यादा है और लोड वेलोसिटी कम है। तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। लोड का डिस्प्लेसमेंट कम है, लोड की वेलोसिटी कम है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, यानी एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड से निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी का मतलब होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय लोड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए, एफर्ट की वेलोसिटी अपॉन लोड की वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में चल रहा है।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, वो आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या है, वो भी आपका ग्रेटर देन 1 है इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के लिए। अलग अलग मशीन्स के लिए इन दोनों की वैल्यूज आपकी अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसा यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है और मैकेनिकल एडवांटेज भी ग्रेटर देन 1 है। और ये आपकी डेफिनेशन हो गई वेलोसिटी रेशियो की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन। अब यहां पर हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज में और वेलोसिटी रेशियो में। ओके, तो अभी जो मशीन्स हमारी उनके बारे में जितनी चीजों को हमने जाना है उसमें मशीन में एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है। मशीन में लोड की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोड वेलोसिटी कहते हैं, और जो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एफर्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कोई मशीन है जिसमें लोड L है और हमको एफर्ट E लगाना पड़ रहा है, और एफर्ट लगा करके उसके लोड को हम x डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, और उसके जो डिस्टेंस है, जो एफर्ट का मूवमेंट है उसका जो डिस्टेंस है वो DE है, और जो लोड का डिस्प्लेसमेंट है वो है DL, और जो उसको करने में जो टाइम लगा है हमको वो टाइम लगा है आपका T। यानी इसी टाइम में आपने आपका जो एफर्ट है उसको लगा करके आपने लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट किया हुआ है, तो टाइम तो सेम लग रहा है, जितना एफर्ट को नीचे आने में लग रहा है उतना ही लोड को ऊपर जाने में लग रहा है। तो अब इसको एक मशीन को हम सैंपल ड्रा करते हैं कि सपोज एक प्लैंक है हमारा, उस प्लैंक से किसी हैवी बॉडी को हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो लोड हो गया, और इस तरफ कहीं यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे। तो सपोज इस तरह से ये लोड हो गया, और यहाँ पर हम इसको लिफ्ट करना चाह रहे हैं नीचे की ओर। जब इसको हम नीचे की ओर पुश करेंगे तो आपका जो लोड होगा वो ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे उसको एफर्ट कहेंगे, और यहाँ जो इसका वेट वर्क कर रहा है उसको हम लोग लोड कहेंगे। अब ये वो पोजीशन होगी जब आप इसको इस इंक्लाइन पोर्शन को फोर्स लगा के घुमाएंगे ऊपर, फोर्स लगा करके, तो आपका जो प्लैंक है वो इस प्रकार से ऐसे घूम के इस तरह से आ जाएगा। तो जो प्लैंक जहां पर आप एफर्ट लगा रहे हो वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, जबकि जो आपका लोड ट्रेवल करेगा वो सिर्फ इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, और आपका प्लैंक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पर एफर्ट की स्पीड ज्यादा है और लोड की स्पीड कम है, क्योंकि एफर्ट डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है जबकि लोड आपका डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो DE होगा, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा DL, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जब आप इस प्लेन को दबा करके नीचे लाएंगे और इस बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। तो अब वर्क इनपुट का मतलब क्या हो गया, आप कितना वर्क कर रहे हो। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको कहते हैं एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, DE। तो वर्क आपने कितना किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपका जो वर्क हो गया वो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स यानी एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट आपके तरफ का वो हो गया DE। अब लोड पे कितना फोर्स लगा और कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोड पे फोर्स लगेगा उसके लोड के वैल्यू के इक्वल, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है DL। तो लोड का वर्क, तो लोड के वर्क क्या कहते हैं, लोड के वर्क कहते हैं वर्क आउटपुट। इधर जो आप वर्क कर रहे हो वो इनपुट हो गया, इधर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो जाएगा वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो लोड तो आपका L है और डिस्प्लेसमेंट आपका DL है। तो वर्क आउटपुट हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L इनटू DL, ठीक। अब इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी हम लोग जानते हैं कि कितना वर्क हमको मिल रहा है और कितना वर्क हम दे रहे हैं, यानी कितनी एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही है वर्क में, आउटपुट में, और कितनी एनर्जी दे रहे हैं हम वर्क इनपुट में। तो इफिशियंसी का मतलब हो गया वर्क आउटपुट, आउटपुट क्या मिल रहा है, अपॉन वर्क इनपुट, हम कितना वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से जो डिफिनेशन है एफिशिएंसी की, उसके रिगार्डिंग एफिशिएंसी का मतलब है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो अब वर्क आउटपुट है आपका ये निकल आया, ये वर्क इनपुट हो गया और ये वर्क आपका आउटपुट हो गया। इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें
तो वर्क आउटपुट यानी L इंटू डी एल, और वर्क इनपुट यानी E इंटू डी ई पुट कर दिया। तो इसको डिवाइड करें तो L अपॉन ई हो गया, यानी लोड अपॉन एफर्ट। और लोड अपॉन एफर्ट क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। पीछे मैकेनिकल एडवांटेज की डिफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द लोड अपॉन एफर्ट। तो ये L अपॉन ई हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये DL अपॉन DE क्या हो गया? DL हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, और DE हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट। पीछे हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू था एफर्ट वेलोसिटी अपॉन लोड वेलोसिटी, और एफर्ट वेलोसिटी का मतलब एफर्ट की डिस्टेंस अपॉन लोड वेलोसिटी मतलब लोड की डिस्टेंस। तो एफर्ट की डिस्टेंस अपॉन लोड ये हो जाएगा आपका VR, और यहाँ लिखा है उल्टा, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन VR। तो इस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। L अपॉन ई को तो ऐसे लिखा दिया, इसको आपने चाहा रिवर्स करके लिख दिया 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन DE अपॉन DL हो जाएगा। ये DL नीचे आ जाएगा DE के, तो 1 अपॉन DE अपॉन DL। और यहाँ पर हमको पता मैकेनिकल एडवांटेज L अपॉन ई, और वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, और वेलोसिटी का मतलब सीधा सा है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो DE अपॉन DL को क्या लिख देंगे? वेलोसिटी रेशियो लिख देंगे, और L अपॉन यू क्या लिख देंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस तरह से इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आ गया, ईटा इज इक्वल टू ये आया, और इसकी जगह पे आपका MA आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, और अपॉन में नीचे क्या आ गया? वेलोसिटी रेशियो। तो ये रिलेशन बन गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी ऑफ ए मशीन के बीच में। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी, तो ये रिलेशन हो गया आपको। अब इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी। ये इस तरफ चला जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। फार्मूला ये भी वही है आपका, ये भी वही है, बस यहाँ रेशियो के फॉर्म में लिखा है, डिवीजन के फॉर्म में, और यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। दोनों ही आपके सेम फॉर्मूले। अब यहाँ से एक चीज और आप देखिए, इफिशियंसी यदि 100% हो, इफिशियंसी यदि 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100% को यदि आप ओपन करें तो 100 अपॉन 100 यानी 1, यानी इफिशियंसी यदि आपकी 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होगा? VR के इक्वल होगा। यानी किसी मशीन यदि आइडियल मशीन है तो आइडियल मशीन में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो इक्वल होता है आपके वेलोसिटी रेशियो के। ठीक है, तो इस तरीके से द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इफिशियंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये हमें निकल आया। और यदि आइडियल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो को, क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी 100% यानी 1 होगी। प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करें तो प्रैक्टिकल मशीन्स में क्या होता है? इफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी, क्योंकि वर्क आउटपुट हमेशा वर्क इनपुट से कम रहेगा। तो उस केस में जब ये वैल्यू 1 से कम रहेगी और 1 से कम वैल्यू का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू अपने आप से कम हो जाती है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई आप कर दिए 0.9 से, 1 से कम है, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ये 9 हो जाएगा। यानी जिस वैल्यू में आप 1 से कम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये आपका क्या है? ये आपका वेलोसिटी रेशियो है, और इसमें 1 से लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू अपने आप से कम हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि जब आपका जो प्रैक्टिकल मशीन्स होंगी उनकी इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होती है, और जब वो यहाँ पर आप लगाएंगे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम आएगा। तो इस तरह से एक आप बात और लिख सकते हैं, फॉर ए प्रैक्टिकल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप किया गया, इजी सा, इसको आप समझ सकते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, गिव 2 रीजंस फॉर ए मशीन नॉट टू बी 100% इफिशियंट। इन सब बातों को डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन हो गई। अब 2 रीजंस क्या है मशीन के 100% इफिशिएंट ना होने का? एक तो जो हमारे मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं वो मासलेस नहीं होते,
और दूसरा वहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, इसलिए कोई भी हमारी मशीन 100% इफिशियंट नहीं होती। तो उस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ, यानी इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क पुट इनटू द मशीन। जो हम वर्क कर रहे हैं और वो कितना कन्वर्ट हो रही है आउटपुट में, इसका रेशियो है। ठीक है, द एक्चुअल मशीन देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स। कोई भी आपकी मशीन है वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से बनी है, उसमें मास है, उसमें आप में फ्रिक्शन है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी जो होती है वो लॉस होती है, इसलिए आउटपुट एनर्जी हमेशा लेस होगी इनपुट एनर्जी की। इसीलिए किसी भी प्रैक्टिकल मशीन की जो एफिशिएंसी होगी हमेशा 1 से कम होगी, यानी वो 100% नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल मशीन एंड फॉर अ प्रैक्टिकल मशीन। तो ये भी अभी हम लोगों ने देखा, आइडियल मशीन में क्या होता है, जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो इक्वल होती है वेलोसिटी रेशियो के, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी। अब इफिशियंसी आपकी आइडियल मशीन के लिए 1 हो गई, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका इक्वल हो गया वेलोसिटी रेशियो के। तो आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल है। वहीं जब आपकी प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो ये इफिशियंसी लेस देन 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी लेस देन 1 हो गई, सॉरी लेस देन वेलोसिटी रेशियो हो गई, क्योंकि इफिशियंसी आपकी लेस देन 1 है। यहाँ इफिशियंसी इक्वल टू 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाती है, और यहाँ आपकी वेलोसिटी रेशियो से कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए आपका ये रिलेशन हो गया, और आपका आइडियल मशीन के लिए आपका ये रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी एंड इफिशियंसी। तो वही आपका डिफिनेशन जो अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, और इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी किया है। तो यही रिलेशन आपसे केवल लिखने को कहा गया, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। फिर क्या, नेम द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर ए मशीन ऑफ ए गिवन डिजाइन। अब कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो गिवन डिजाइन के लिए मशीन में चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का सीधा मतलब है कि एफर्ट कितना चलता है उससे कंपैरेटिवली डिस्प्लेसमेंट आपके लोड में कितना होता है, और ये डिपेंड करता है मशीन के डिजाइन पे कि मशीन में एफर्ट को कितना मूव करना पड़ रहा है और लोड को कितना मूव करना पड़ रहा है। तो इस वैल्यू को आप अलग अलग समय पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेशियो होगा आपके डिस्प्लेसमेंट लोड और एफर्ट का वो मशीन के डिजाइन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर तो मशीन कैसी है उसके डिजाइन पे डिपेंड करेगा आपका लोड का डिस्टेंस और एफर्ट का डिस्टेंस, इसलिए वो हमेशा रेशियो इक्वल रहेगा, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, यदि यहाँ लोड हम कम कर दें तो हमको एफर्ट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ की इफिशियंसी के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो आप अलग अलग हो सकता है इन रिप्रेजेंटिंग टू आपकी इफिशियंसी, लेकिन जो वेलोसिटी रेशियो है वो यहाँ पर इसके फ्रिक्शन या इसके मास पे डिपेंड नहीं करती, वो तो जितना मूव करेगी उतना ही करेगी। ठीक है, अब अलग अलग मशीन्स के लिए, सेम टाइप की मशीन्स के लिए उसका मास और फ्रिक्शन अलग अलग है, तो आपको फोर्स और लोड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन डिजाइन के लिए सेम ही होगा मशीन का। तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो किसी मशीन की सेम रहती है, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज आपका अलग रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड विद द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। स्टेट वेदर द एफिशिएंसी ऑफ सच ए मशीन इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। तो ये भी हम लोग लिख चुके हैं, सेम क्वेश्चन वही है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी इक्वल है, और आपका जो एफिशिएंसी होती है किसी मशीन की वो हमेशा लेस देन 1 होती है। इक्वल टू 1 आइडियल मशीन में होती है, वो जो पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकल मशीन में सभी की जो आपकी एफिशिएंसी होगी 1 से कम ही रहती है। फिर स्टेट वन रीजन वाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन।
तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यही सेम लिख चुके हैं पहले भी कि वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से इफिशियंसी कम होती है और इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपकी वेलोसिटी रेशियो से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी इनके बारे में पढ़ा, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ा और हमने मशीन्स के बारे में कुछ एग्जांपल देखे। नेक्स्ट टर्न पे मशीन के जो टाइप्स हैं, किस किस प्रकार के मशीन्स हैं, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, उनको स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।